कि अगले मंगलवार और बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। अनलॉक 1 लागू होने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की होगी ये पहली बैठक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों को लेकर बदहाल स्थिति को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति का किया गठन। कोविड-19 से निपटने में अस्पतालों में भारी बदइंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। बाकी बचे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने ली देहरादून में आयोजित भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड की सलामी। 333 कैडेट्स बने भारतीय सेना के अधिकारी। देश में कोविड-19 मामलों की रिकवरी रेट हुई 49.47%। 1,54,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या 1,45,779। विश्व भर में कोरोना वायरस से 76 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। मरने वालों के आंकड़ों की फहरिस्त में ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अनलॉक 1 के दौरान ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर चुके हैं। इस संवाद के दौरान पीएम ने न सिर्फ राज्यों का हौसला बढ़ाया बल्कि उन्हें चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार किया। अनलॉक 1 में धीरे धीरे जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। ऐसे में भविष्य की रणनीति के लिए इस संवाद को काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सलाह देने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 17 के तहत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। ये विशेषज्ञ सलाहकार समिति कोविड-19 के प्रसार को रोकने और कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने और चिकित्सा अवसंरचना को बढ़ाने के उपायों पर अपनी राय देगी। बैजल ने कहा है कि वैश्विक महामारी की चुनौतियों से उबरने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रयासों को ठोस योजना, नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग, कुशल निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के बीच सहज समन्वय द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। इस बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने दिल्ली के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिल्ली में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। अस्पताल कोविड मृतकों के शवों को सम्मानजनक स्थिति में नहीं रख रहे हैं। कई मामलों में मृतक के परिवार को सूचना तक नहीं दी गई और कुछ मामलों में परिजन मृतक का ठीक तरीके से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को जो रिपोर्ट है वो फाइल करने के लिए कहा है। दिल्ली में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई मामलों में मृतक परिवारों को जो सूचना है वो तक नहीं दी गई है और कुछ मामलों में तो परिजन मृतक का ठीक तरीके से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी दिल्ली सरकार के लिए। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद टीम उस इलाके में पहुंची। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में जवानों ने भी आतंकवादियों पर गोलियां दागी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संकट के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील देते हुए विदेशों में फंसे कुछ और श्रेणियों के ओसीआई कार्ड धारकों के साथ कई वर्गों में विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। विदेशों में फंसे जिन ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दी गई है, उनमें ऐसे छोटे बच्चे जो ओसीआई कार्ड धारक हैं और जिनके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, ऐसे ओसीआई कार्ड धारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं, ऐसे जोड़े जिनमें से एक यानी पति या पत्नी ओसीआई कार्ड धारक हैं और दूसरा भारतीय नागरिक है। विश्वविद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी जो ओसीआई कार्ड धारक हैं और माता या पिता में से कम एक भारतीय नागरिक या फिर ओसीआई कार्ड धारक हैं। और गृह मंत्रालय ने कुछ और विदेशी नागरिकों को भी भारत आने की अनुमति दे दी है, जिनमें शामिल हैं ऐसे छोटे बच्चे जिनके माता पिता में से एक या तो भारतीय नागरिक या फिर ओसीआई कार्ड धारक हों, या भारतीय से विवाहित विदेशी नागरिक, ऐसे सिंगल पेरेंट जिनके छोटे बच्चे या तो भारतीय नागरिक या फिर ओसीआई कार्ड धारक हों, ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता में से एक या तो भारतीय नागरिक या फिर ओसीआई कार्ड धारक हों, विभिन्न देशों के दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करने वाले लोगों के आश्रित परिवार भी हैं। और देश में कोरोना की जंग जारी है। कोविड संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 49.47% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,54,329 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 1,45,779 हो गई है। कोरोना के कारण 8,884 लोगों की मौत भी हुई है। और लॉकडाउन के बाद राजधानी दिल्ली में सभी क्षेत्रों को खोल दिया गया है ताकि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो काम धंधे लॉकडाउन में बंद हो गए थे वो पहले की तरह ही चल सके। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दिल्ली में सैलून भी ओपन हो गए हैं। क्लाइंट की सुरक्षा के साथ खुद सैलून वाले भी सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें इस कोरोना के साथ ही आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें भी करनी है, लेकिन हाँ खास ख्याल रखना है कि हर वक्त हर जगह हम जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनका या रूल्स का तोड़े ना, उनको फॉलो करें। तो इसके लिए सबसे पहले जब क्लाइंट हमारे यहाँ एंट्री करते हैं तो हम सैनिटाइज कराते हैं उनको। सैनिटाइजेशन के बाद हम उनका टेम्परेचर चेक करते हैं और टेम्परेचर अगर ओके है तो हम उन्हें सर्विस के लिए यहाँ बोल देते हैं। इसके बाद जब हेयर स्टाइलिस्ट की बात आती है, वो उनका काम करता है या कोई ब्यूटिशियन काम करती है, तो उसमें भी वो खास ख्याल रखते हैं कि मास्क कवर किया जाए, मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो। ज्यादातर डिस्पोजेबल सामान का प्रयोग किया जा रहा है। समय समय पर पूरे सैलून को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। एक बार में सिर्फ 5 लोगों के आने की अनुमति दी जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके। धीरे धीरे देश के सभी सेक्टरों को पटरी पर लाया जा रहा है ताकि कोरोना संकट में जान के साथ साथ जहान की भी सुरक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोरोना वायरस महामारी से लगातार देश में जंग जारी है। इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन या फिर कारगर दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण ये त्रासदी और भी गंभीर नजर आ रही है। इस वायरस को लेकर पूरी दुनिया सहित भारत में भी इस पर शोध जारी है। इस बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर ने 51 प्रमुख विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के एक वैश्विक संघ के साथ मिलकर देश का पहला ऐसा शोध किया है जिसमें सीवेज के पानी में भी वायरस की उपस्थिति है या नहीं और इसकी क्षमता का पता लगाया गया है। और साथ ही ये शोध हॉटस्पॉट एरिया में कोरोना की स्थिति को बताने में भी मददगार रहा है। इस शोध से ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि गंदे पानी के सैंपल से जिंदा कोरोना वायरस को तो नहीं पकड़ा जा सकता, हालांकि आरएनए की पहचान हो सकती है। जीन सीक्वेंसिंग से पता लगाया जा सकता है कि कोरोना के जेनेटिक मटेरियल पानी में कितना हद तक मौजूद है। I would like to take this opportunity also
to convey my thanks and gratitude to the government and the local administration who have always supported not only the Indian Army but the Indian Military Academy in all their endeavors, and I am sure that this very good rapport that we share will continue in the future also. With that, I wish everyone once again all the very best. Thank you. तो अभी आप सुन रहे थे थल सेना प्रमुख को, जो कि पासिंग आउट परेड के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि आज जो पासिंग आउट परेड के बाद से बहुत सारे युवा जो हैं वो अब मिलिट्री में हमारे देश की सेवा करने के लिए वो अब निकल पड़े हैं। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा को अवसर में बदलने के आह्वान के बाद बिहार में ऐसे कई उद्योगों को बढ़ावा मिला है जिनमें कम लागत पर अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसा ही एक लघु उद्योग है ऐश ब्रिक, जो बिहार में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बड़ी संख्या में बेरोजगार होकर दूसरे स्थानों से लौटे बिहार वासियों के लिए ये एक अवसर के रूप में उभरा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईंट ईंट जोड़कर मकान बनता है। ईंटों के बिना किसी इमारत की कल्पना संभव नहीं है। परंपरागत लाल ईंटें महंगी होती हैं। एक लंबी प्रक्रिया के तहत मिट्टी से बनी ईंट को भट्टों में पकाया जाता है, तब जाकर तैयार होती है ये ईंट। तकनीक के नए प्रयोग और पर्यावरण के प्रति बढ़ती चिंता ने निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। परंपरागत ईंटों के स्थान पर इन दिनों बिहार में ऐश ब्रिक काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये सस्ता है, मजबूत है और सबसे बड़ी बात, प्रदेश वापस लौटे मजदूरों के लिए रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभरा है। थर्मल पावर प्लांट से निकली राख से बने ऐश ब्रिक की कीमत परंपरागत लाल ईंट से 20 से 30% तक कम होती है। बनाने में श्रम कम लगता है और मजबूती अधिक होती है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली भी है और ना ही तो इससे मतलब कोई कोयले की जरूरत है, ना ये किसी तरह का कोई मतलब इसमें जलाने का जरूरत नहीं है। फ्लाई ऐश 60 से 70%, 20 से 22% आपको मतलब सैंड और 8 से 10% सीमेंट, और यही इसका मिश्रण है। इस ऐश ब्रिक को बनाने में थोड़ी मात्रा में बालू और सीमेंट का इस्तेमाल होता है। इसे भट्टे में पकाया भी नहीं जाता, बल्कि मशीन से कंप्रेस करके इसका निर्माण किया जाता है। इस तरह पावर प्लांट से निकले फ्लाई ऐश की खपत भी हो जाती है। ऐश ब्रिक से निर्मित दीवारें जहां दिनों दिन मजबूत होती जाती हैं, वहीं कमरे के तापमान को भी ऐश ब्रिक से बनी दीवारें नियंत्रित रखती हैं। 3 महीने का ट्रेनिंग था और हमारा जो इंजीनियर है वही हमको सिखाए थे, और यहाँ पे हम करीब 3 साल से काम करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है ये काम। बिहार में इन दिनों बाहर से आए श्रमिकों की स्किल मैपिंग करके इसका डेटा सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को दिया जा रहा है। ऐश ब्रिक की बढ़ती मांग के कारण इस उद्योग में प्रवासी मजदूरों को काम मिलने में आसानी होगी। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी चीजों को अपनाने के आह्वान के बाद लोग तो इसके लिए काम कर ही रहे हैं। इसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी बड़ी तेजी से काम कर रहा है, चाहे खादी के मास्क और गमछा बनाकर या फिर खाने पीने की चीजें तैयार करके। एमएसएमई मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की देश भर में यूनिट है। ऐसी एक यूनिट है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र सेवापुरी में। सेवापुरी महात्मा गांधी के वाराणसी में आंदोलन शुरू करने के कारण भी जाना जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ये यूनिट सेवापुरी, जहां महिलाओं को सोलर चरखे पर सूत काटने से लेकर सोलर करघे से कपड़ा तैयार करने का अवसर दे रहा है, तो वहीं इन्हें रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। जहां इस यूनिट में महिलाएं स्वदेशी गमछा तैयार कर रही हैं, वहीं सेवापुरी के आसपास की महिलाएं घर पर ही सिलाई कर खादी के मास्क तैयार कर रही हैं और अपनी आय भी पा रही हैं। इस संस्था में हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, जिसमें खादी से, सोलर से उत्पादन संबंधित जो हमारे चरखे और लूम चल रहे हैं, ये यहाँ पर इसका मेजर उत्पादन हो रहा है। हमारा खादी जो विभाग है, यहाँ से जो यहाँ की जो बनी हुई उत्पाद हैं, चाहे वो कपड़े हों या ग्रामोद्योग की वस्तुएं हैं, उनको 40% तक हम लोग मिलिट्री कैंटीन में उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हमारी जो बगल में एक संस्था है, कृषक विकास खादी ग्राम उद्योग संस्था सेवापुरी में ही,
इन्होंने HAL और NCL का 20,000 गमछे का ऑर्डर उनको मिला है और वो सप्लाई करने जा रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जहां एक तरफ महिलाओं को रोजगार दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी को भी बढ़ाने के लिए पूरे देश में काम कर रहा है। इतना ही नहीं, देश के विभिन्न उपक्रमों को खादी के गमछे और मास्क के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी आपूर्ति कर रहा है। इन चीजों की सप्लाई कर स्वदेशी को और बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा है। ये मैंने जो मास्क लगा रखा है, ये इस खादी ग्रामोद्योग द्वारा बनाया गया ही मास्क है, पूरा स्वदेशी है। तो बनारस की धरती से स्वदेशी के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर खादी ग्रामोद्योग का यह काम निश्चित रूप से सराहनीय है। हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, सेवापुरी, वाराणसी। और कोरोना वायरस से देश की जंग जारी है। इस बीच बिहार के रोहतास जिले में 1000 एकड़ में पेपरमेंट की खेती की जा रही है और जो किसान धान, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि का खेती किया करते थे, अब उन किसानों का भी झुकाव व्यावसायिक खेती की तरफ बढ़ता जा रहा है। पेश है बिहार के रोहतास जिले से हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले के कई प्रखंडों में पेपरमेंट की खेती बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा की जा रही है। गेहूं की कटाई के बाद गर्मी में ये जब खेत खाली रहता है, तब किसान इस मेंथा यानी पेपरमेंट की खेती करते हैं, जिससे कि कम दिनों में ही अच्छी आमदनी का जरिया बन जाता है और इससे खेत भी खाली नहीं रह जाता। तेल निकालने में 10 भाग का टंकी हमारा देते हैं, उसके बाद में इसमें 10 भाग में 1 भाग पानी है, उसके बाद में हमारा फसल है, इसमें धुपाई कर गैस के माध्यम से इस टंकी के द्वारा हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। पेपरमेंट की खेती इस गांव के किसान लगभग 10 वर्ष से करते आ रहे हैं। इससे आमदनी अच्छी हो जाती है। पेपरमेंट की औषधीय तेल की मांग बाजार में अच्छी होने पर सही दाम मिल जाता है। मेंथॉल का सोर्स जैसे कि इसको पेपरमेंट भी कहा जाता है ना, और इसका सोर्स पुदीना से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जो है एनर्जेटिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल आजमा सकते बहाने करते हैं। इसमें 40,000 रुपये लागत आता है, 20,000 रुपये पर हेक्टेयर का अनुदान है, हम लोग यहाँ दिया जाता है। यहाँ पर अभी तो फसल तैयार हो गई है, डिस्टिलेशन का काम हो रहा है, इसमें तेल को डिस्टिलेशन करके तेल निकाला जाता है। किसानों की अगर माने तो 1 बीघे पेपरमेंट की खेती करने में लागत 15,000 की आ रही है। बाजार में तेल की मौजूदा कीमत 1050 रुपए लीटर है, जो बढ़ भी सकती है। 1 बीघे में 35 से 40 लीटर तेल निकलता है। अगर खेती अच्छी हुई तो बढ़ भी जाता है। निश्चित तौर पर किसानों के लिए खेती व्यावसायिक तौर पर मुनाफे का सौदा साबित हो रही है और किसानों की आमदनी का एक अच्छा जरिया बन रही है। पटना, बिहार से कुमार आलू की रिपोर्ट, DD न्यूज। और दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जॉन्स हॉपकिंस के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोविड-19 से 76 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा 4,24,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। और कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका हुआ है। अमेरिका में 20,44,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। यहां 1,14,613 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मौत भी हो चुकी है। अमेरिका के कई राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में बेड तेजी से भर रहे हैं। टेक्सास और एरिजोना में तेजी से अस्पताल कोरोना मरीजों से भरते जा रहे हैं। और अमेरिका के बाद सबसे अधिक प्रभावित देश ब्राजील है, जहां 8,28,000 से ज्यादा मामलों के साथ वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसी के साथ ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या ब्रिटेन से ज्यादा हो गई है। कोरोना से ब्राजील में 41,828 मौतें हो चुकी हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 25,982 केस आए हैं। वहीं एक दिन में 909 मौतें हुई हैं। वहीं रूस में भी कोरोना से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रूस में कोरोना से 5,10,761 लोग संक्रमित हो गए हैं। इनमें 6,705 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस टीकों को
पूरी दुनिया के लिए एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर किसी के पास जीवन रक्षक उत्पादों की उचित पहुंच हो। WHO के महानिदेशक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसी भी वैक्सीन को वैश्विक जनता की भलाई के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए और नेताओं को एक राजनीतिक प्रतिबद्धता बनानी चाहिए। हाल ही में ये चिंता जाहिर की गई थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुछ देश कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए विकसित की जा रही किसी भी वैक्सीन या ड्रग की जमाखोरी कर सकते हैं, जिससे गरीब देशों को उन उपचारों तक पहुंच प्राप्त नहीं हो पाएगी। और रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो सहित ब्राजील के सबसे बड़े शहरों में महीनों बाद शॉपिंग मॉल्स फिर से खुल गए। फिर भी देश में प्रकोप की एक और लहर की चिंता बढ़ गई है। ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरियो में मॉल्स को दिन में 12 से 8 बजे के बीच 8 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है। मॉल में प्रवेश करने से पहले दुकानदारों को अपने तापमान की जांच करवानी होगी। पहले दिन शहर के प्रमुख मॉलों के प्रवेश द्वारों पर लंबी कतारें देखी गई। व्यवसाय को महामारी विरोधी नियमों के एक सेट का पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल के सभी रेस्टोरेंट केवल टेकआउट और कुरियर सेवाएं संचालित कर सकते हैं और सभी मनोरंजन क्षेत्रों को बंद रखा जाएगा। ब्राजील में कोरोना के मामले 8 लाख से ज्यादा हो गए हैं और अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में इस समय पासिंग आउट परेड जारी है, जिसमें 333 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। पासिंग आउट परेड के बाद ये कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी बनेंगे। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड की सलामी ली। ऐसा पहली बार हुआ जब कैडेट्स ने मास्क के साथ और अपने माता पिता और रिश्तेदारों के बगैर अफसर बनने के सफर को पूरा किया। 333 भारतीय और 90 विदेशी कैडेट IMA से प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना और विदेशी कैडेट अपने देशों में सेवा करने को तैयार हैं। इस मौके पर सेनाध्यक्ष ने कहा कि जवानों को न सिर्फ बाहरी बल्कि देश के अंदर की चुनौतियों से भी निपटने के लिए तैयार रहना होगा। In these difficult times, the safety, honor and welfare of our country depends on your abilities as military leaders. You have the trust of the people of India, and to live up to their expectations, you have to strive hard. You have the challenging task of containing external threats as well as defanging disruptive forces attempting to destabilize a nation from within. Only when a nation is safeguarded from external as well as internal threats will we prosper and be able to secure for our citizens the core values enshrined in the preamble to our Constitution. और सेनाध्यक्ष ने कहा कि लड़ाई कभी अकेले नहीं जीती जाती, उसके लिए टीम में एकता की भावना होनी बेहद जरूरी है। लिहाजा सेना के इन नए जवानों को एक दूसरे के साथ मिलकर जंग जीतनी होगी। Rise above petty considerations of caste, creed, religion and gender. The army does not discriminate. Your jawans will know your names. You not only have to know their names, but also their hopes, their dreams and their fears. Let not the passion for your career overshadow your compassion for your men, for it is they who will follow you to battle. When the going gets tough and all seems lost, it is the spirit of your men that will give you the courage you need. No one wins on their own. Teams win battles. If you win the trust and affection of your troops, they will win battles for you. और पासिंग आउट परेड का ये कार्यक्रम फिलहाल अब खत्म हो गया और उसके बाद ये थल सेना प्रमुख जवानों को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे योग की। कोविड महामारी के दौरान लोगों को काफी मानसिक तनाव है। इस वजह से बहुत से लोगों में अनिद्रा की समस्या पैदा हो गई है। आज के योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा बता रही हैं योग से अनिद्रा की समस्या दूर करने के कुछ अचूक उपाय। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कन्फाइनमेंट, लॉकडाउन बहुत सारे बदलाव हमारे जीवन में लेकर के आया और एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई। और दिनचर्या अस्त व्यस्त होने से न तो सोने का कोई समय फिक्स रहा और ना ही जगने का, जिसके कारण इनसोम्निया या अनिद्रा की स्थिति से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। कारण
कुछ भी हो, यानी समस्या कुछ भी हो, समाधान निश्चित रूप से योग में छिपा है। मैं आपको बताऊंगी ऐसी आसान सी योग की क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास करके आप अनिद्रा की स्थिति से बाहर आ सकते हैं, आप साउंड स्लीप ले सकते हैं, क्योंकि चैन की नींद पाने के लिए ही तो हम सारे तामझाम जीवन के करते हैं। कौन सी हैं ये आसान सी योग की क्रियाएं, आइए जानते हैं। बिस्तर के पास ही मैट बिछा करके हार्ड सरफेस पर बैठें, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें और क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ करके आंखें बंद कर लें। गहरा श्वास लेना, फिर से गहरा श्वास लेना, दोबारा इसे रिपीट करना। इस प्रकार से इसे 13 बार 13 टाइम्स तक आप रिपीट करेंगे और फिर धीरे से आंखें खोल देंगे। फिर आप अपने बिस्तर पर लेट जाएंगे और बिस्तर पर लेट करके करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। यूँ तो लेट करके प्राणायाम करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन खास तौर पर इंसोम्निया में हम ऐसा करेंगे। अपने कानों को बंद कर लेंगे, गहरा श्वास नाक से लेना और नाक से ही सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करना। होंठ बंद रहेंगे, फिर से गहरा श्वास लें और इसे रिपीट करें। आप 6 से 7 बार इसे रिपीट करें और फिर यहीं पर आंख बंद करके सो जाएं। ध्यान रखें कि जो क्रियाएं हमने आपको बताई हैं वो क्रियाएं आपका लास्ट इम्प्रेशन ऑन योर ब्रेन होना चाहिए। दैट शुड बी द लास्ट इम्प्रेशन ऑन योर ब्रेन। यानी कि अगर आप अपना टाइम फिक्स करते हैं कि लेट्स से मुझे 10 बजे सो जाना है, तो 9 बजे के बाद स्क्रीन लेस हो जाइए। हम बार बार इस बात को कहते हैं, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन का यूजेज बंद कर दीजिए, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है, चाहे वो लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन है। हम स्क्रीन पर काम करते करते बिस्तर में जाते हैं और उन्हीं विचारों को लेकर के सो जाते हैं, जिसके कारण हमें अच्छी नींद या साउंड स्लीप नहीं आती है। इन क्रियाओं का अभ्यास अंत में करें। इन क्रियाओं के बाद आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको सीधे सीधे सो जाना है। और अगर भ्रामरी के बाद भी आपको नींद नहीं आती तो बस आप लेट करके जिस भी धर्म, जिस भी पंथ को आप मानते हैं उसका कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, प्रेफरेबली गायत्री मंत्र, और उसका निरंतर जाप करते रहें। जाप योग का एक अभिन्न अंग है। ये हमारे मन को शांत करता है, हमारी मेमोरी को बढ़ाता है, विजडम को बढ़ाता है। जाप करते रहें, करते करते आपको नींद आ जाएगी। हमारा ये कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।